हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए हेल्प करेगा, क्योंकि इसमें पेपर 1 के भी क्वेश्चन इंक्लूड है एंड पेपर 2 के भी इंक्लूड है। क्योंकि इसमें पेपर 1 में जो 15 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि 15 नंबर का आपका पैसेज होता है जिसमें कि पोएम होता है और आपका गद्यांश और पद्यांश होते हैं, ठीक है। और 15 नंबर के आपके पेडागोजी के क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के जो पेडागोजी के जो क्वेश्चन है उसको स्क्रीनशॉट लेके एक में ऐड कर दिया है। तो हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि जो पेडागोजी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 15 ही आते हैं, बट हम लोग 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो इसको लास्ट तक देखिएगा, इसमें आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि पेपर 1 की आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तब भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आप पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। काफी जो है टॉपिक यानी काफी जो सेट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है क्लासेस तो जाकर के देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना दी गई है प्रीवियस के क्वेश्चन के नाम से, आप लोग वहां पे जाकर के चेक कर सकते हैं। जो क्लास आपने नहीं देखी है तो जाकर के देख सकते हैं। बाकी कंटेंट की क्लासेस सारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो अगर आपने कंटेंट की क्लास नहीं देखी तो वो भी जाकर देख सकते हैं। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से सीटेट कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के जो क्वेश्चन है। इसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें बात कही गई है, त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह डैश हो, या फिर जो है या डैश भाषा, यानी कि त्रिभाषा सूत्र के अनुसार, जो त्रिभाषा सूत्र है उसके अनुसार अगर पहली भाषा जो है विद्यालय में पढ़ाई जाए, यानी स्कूल में कौन सी ऐसी भाषा है जो सबसे पहले पढ़ाई जाए। आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है, या फिर अंग्रेजी और विदेशी है, या फिर मातृभाषा और क्षेत्रीय है, या फिर मातृभाषा और हिंदी है। तो त्रिभाषा सूत्र के अनुसार जो कहा गया था कि सबसे पहले जो आपकी मदर टंग है, यानी कि जो मदर टंग होती है, मातृभाषा होती, बच्चे को सबसे पहले उसमें पढ़ाना है। यानी 1 to 5 तक तो कंपलसरी है कि बच्चे को जो मदर टंग है उसी में उसकी लर्निंग करवानी है। लेकिन बात जो यहाँ तक की जाती है 6 to 8 तक भी कि कंपलसरी होना चाहिए कि बच्चे की जो मदर टंग है उसी में बच्चे को पढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि बच्चे की जो सेकंड लैंग्वेज होती है, फिर उसके बाद जो कोई भी बच्चा अगर मॉडर्न लैंग्वेज सीखना चाहता है तो वो सीख सकता है। लेकिन फर्स्ट जो प्रायोरिटी दी जाती है फर्स्ट लैंग्वेज में, यानी त्रिभाषा सूत्र में, तो उसकी बच्चे की मदर टंग होती है। फिर उसके बाद वो सेकंड लैंग्वेज सीख सकता है, उसके बाद कोई मॉडर्न लैंग्वेज वो सीख सकता है, ठीक है। तो इसमें बात ये कही जा रही है कि सबसे पहले किसको, मतलब कौन सी लैंग्वेज जो है पढ़ानी चाहिए त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। तो इसमें सबसे पहले आपका होगा मातृभाषा, ठीक है, क्योंकि बच्चे की क्या है मदर टंग में हमको पढ़ाना है, हो या फिर जो है हिंदी भाषा होनी चाहिए। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है वो छोटे होते हैं, जब वो स्टार्टिंग करते हैं पढ़ाई की, यानी जब वो स्कूल में आना शुरू कर रहे होते हैं, तो वो मदर टंग में अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहे होते हैं, वो खुद को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रहे होते हैं। अगर आप जो पढ़ा रहे हैं, जो आप टीचिंग के दौरान जो भी एक्टिविटी करा रहे हैं, तो अगर बच्चा जिस लैंग्वेज में खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रहा है, अगर आप उसी लैंग्वेज में बच्चे के साथ डिस्कस कर रहे हैं, तो अच्छे से वो आपकी बात भी समझेगा और साथ ही साथ अपने डाउट भी अच्छे से क्लियर कर पाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोशिश यही की जाती है कि 1 to 5 में तो कंपलसरी है कि आपको क्या है बच्चे की मदर टंग में ही आपको लर्निंग करवानी है, ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक भी आ रही है कि 6 to 8 तक बच्चों को क्या है मदर टंग में ही पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि बच्चा जब स्कूल आता है तो कुछ ना कुछ वो लैंग्वेज अपनी लेके और कुछ ना कुछ वो लेकर के अपने साथ आता है, यानी कुछ अनुभव, कुछ अपने विचार, कुछ अपनी थिंकिंग लेकर के आता है। ये नहीं कहना आज का मतलब डेट में सही होगा कि बच्चे क्या है खाली डब्बा है टीचर उसमें भरता है, तो आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बच्चे जब विद्यालय आ रहे होते तो उसके पहले उनको आपने देखा होगा उनको ABCD भी आ रही होती, उनको 1 to भी 10 तक आ रहे होते। तो ये अगर बच्चा स्कूल गया है तो उसके पहले उसका थोड़ा बहुत डेवलपमेंट हो चुका होता है, लैंग्वेज वो सीख चुका होता है अपनी मदर टंग में, खुद को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा होता है, साथ ही साथ उसको थोड़ा बहुत नॉलेज आ चुका होता है, ठीक है। अगला है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि डैश पर सर्वाधिक बल देती है, यानी जो आपका आगमन विधि है वो किस पर सर्वाधिक जो है बल दे रही है। उदाहरणों पर, मानकता पर, नियमों पर, या फिर परिभाषा पर। तो व्याकरण पढ़ाने के दौरान जो आगमन विधि होती है और आपकी निगमन विधि होती है, तो आगमन विधि में क्या किया जाता है, सबसे पहले आपको उदाहरण दिए जाते हैं, जो कि ये क्लास
1 to 5 में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है विधि, क्योंकि बच्चे को अगर आप पहले एग्जाम्पल दिखा रहे हो या फिर एग्जाम्पल बता रहे हो तो बच्चा चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पा रहा होता है। ठीक है, तो नीचे स्तर पर यानी प्राइमरी स्तर पर जो आगमन विधि अच्छी होती है इसी के मेथड के द्वारा पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे को आप जो मूर्त वस्तुएं हैं आप उसको प्रेजेंट कर रहे हो, आप एग्जाम्पल पहले दिखा रहे हो फिर उसके बारे में बच्चे को पढ़ा रहे हो, तो बच्चा चीज़ों को अच्छे से कनेक्ट कर पाएगा। हो सकता है वो आप उस जो एग्जाम्पल दिखा दें शायद बच्चा देख के समझ जाए, लेकिन नाम सुन करके ना समझ पा रहा हो, लेकिन आप अगर एग्जाम्पल दिखा दोगे तो वो अच्छे से समझ पाएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि आगमन विधि में क्या होता है, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिखाने होते हैं यानी उदाहरण देना होता है, उसके बाद आपको क्या है नियम की ओर ले जाते हैं आप बच्चों को, यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ ये ले जाता है जो आपका आगमन विधि है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें जो ये क्वेश्चन दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 4 या 5, तो ये आपके पोएम से हैं यानी पैसेज से दिए गए हैं, तो इसको क्या करेंगे हम लोग स्किप करेंगे। जो आपके हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन है हम लोग वो डिस्कस करेंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि डैश डैश को समझने में मदद करता है। यानी कि भाषा के संदर्भ में जो संचार माध्यम है यानी जो आपका सोशल मीडिया है, जो आपका सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐप हैं जिनके थ्रू आप क्या करते हो बहुत कुछ सीख रहे हो, तो प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि क्या करता है, इसमें आपको ऑप्शन में देखना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसमें आपका पहला ऑप्शन है विभिन्न माध्यमों के उपयोग या फिर विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति या फिर विभिन्न माध्यमों की जानकारी या फिर विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा। तो बिल्कुल सही बात है, आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि बल्कि यानी कि जो लैंग्वेज है सिर्फ वही ये जो है प्रमोट नहीं कर रहा होता है, यही जो आपका लैंग्वेज है यही सिर्फ विकसित नहीं हो रहा होता है। बात जो कही जा रही है संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि जो विभिन्न माध्यमों से जो है विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा को समझने में भी मदद कर रहा होता है, क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर रहे होते तो आप बहुत सारी लैंग्वेज सीख रहे होते हो। आप तमिल में भी देख सकते हो, आपको मिल जाएगा, आप पंजाबी लैंग्वेज भी सीख सकते हो, आप इंग्लिश भी सीख सकते हो, आप हिंदी भी सीख सकते हो, तो आप जो भी लैंग्वेज सीखना चाहो, कन्नड़ हुआ, मलयालम हुआ, जो भी आप लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप बहुत सारी लैंग्वेज सीख सकते हो। यानी सोशल मीडिया के द्वारा जो है सामाजिक संवेदनाएं विकसित होती हैं, यानी आप बहुत सारे रीति रिवाज बहुत सारे तौर तरीके आप सोशल मीडिया के द्वारा सीखते हो। ठीक है, और साथ ही साथ आप लैंग्वेज को भी सीख रहे होते हैं। अगर आप कुछ मान लीजिए वीडियो भी अगर कोई देख रहे हो, कोई मूवी भी देख रहे हो, तो वो भी किसी ना किसी लैंग्वेज में होगी। वो हिंदी भी हो सकती, आपका इंग्लिश भी हो सकता है, मराठी भी हो सकती, पंजाबी भी हो सकती, हरियाणवी भी हो सकती है, कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो कुछ देख रहे हो तो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही देख रहे होगे। ठीक है, तो इसमें यही बात कही गई है कि सामाजिक संवेदनाएं तो विकसित होती हैं, यानी बहुत सारे रीति रिवाज आज की डेट में तो बहुत सारा जो है लोग जो सीख रहे हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से सीख रहे हैं। जो तौर तरीके हैं, पहनावा है, रीति रिवाज है, बहुत सारे चेंजमेंट आ रहे हैं। ठीक है, तो उसके साथ साथ जो होता है आपका लैंग्वेज भी जो है विकसित हो रहा होता है, उसमें भी मदद मिलती है। तो आपका 4 ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसमें बात कही गई है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों को डैश में मदद करती है। यानी कहानियां जो होती हैं अगर आप उन पे क्लासरूम में डिस्कस कर रहे हो तो बच्चों को किस में मदद करेंगी, कहानी के तत्वों को याद करने में, या फिर कहानियों की कमियां बताने में, या फिर व्याकरण समझने, या फिर कहानियां रचने। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें आपका आंसर जो दिया गया है थर्ड भी सही है और आपका 4 भी सही है। देखिए आपके ऑफिशियल आंसर की में थर्ड भी माना गया है एंड आपका 4 भी माना गया है, लेकिन इसमें नंबर जो क्या हुआ होगा सभी को एक फोकट का नंबर मिल गया होगा। ऐसा पॉसिबल है क्योंकि क्या होता है पेपर जो डिजाइन करते टाइम थोड़ा बहुत मिस्टेक होती है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसमें क्या होता है एक नंबर सीटेड जो है फ्री का सबको दे देता है। तो इसमें आपका आंसर जो है ऑफिशियल आंसर की में थर्ड भी दिया गया है, आपका 4 भी दिया गया है। ठीक है, क्योंकि शैलियों पर जो चर्चा बच्चों को किसमें मदद करेगी, कहानियां रचने में भी मदद कर सकती है, साथ ही साथ व्याकरण समझने में भी मदद कर सकती है। लेकिन जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दी जानी चाहिए आपका 4 ऑप्शन होगा, क्योंकि कहानियां रचने अगर बच्चा मान लीजिए आप कहानियों पर विभिन्न शैलियों में आप बात कर रहे हो, डिस्कशन कर रहे हो क्लासरूम में, तो बच्चे क्या है उससे रिलेटेड भी कहानियां बनाएंगे, कहानियां रचने को उनको मौका मिलेगा, वो समझेंगे कि हाँ कहानी में क्या है, थोड़ा बहुत अपना भी उसमें अनुभव इंक्लूड करेंगे।
कुछ अपनी भी उसमें राय देंगे, तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट ऑप्शन है 4 होना चाहिए था, बट ऑफिशियल आंसर की में क्या है, 3rd भी मेंशन है और आपका 4 भी मेंशन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, संदर्भ में व्याकरण किस पर बल देता है, यानी जो संदर्भ में व्याकरण होती है वो किस पर बल दे रही है। पहला है, पाठ के अंत में दिए समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, या फिर पाठ पढ़ाते समय जो है प्रसंग वंश आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, या फिर पाठ के अंत में समस्त व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर, या फिर पाठ के दौरान आए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा बताने पर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आपका ऑप्शन जो है 2 सही होगा, यानी कि पाठ पढ़ाते समय प्रसंग वंश जो है आने वाले व्याकरणिक बिंदुओं को स्पष्ट करने पर। ठीक है, तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें बात कही गई है, प्रत्येक भाषा शिक्षकों को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों को डैश डैश पृष्ठभूमि क्या है, यानी कि प्रत्येक टीचर को, मान लीजिए हर टीचर को इतना पता होना चाहिए कि जो उसके बच्चे हैं वो किस बैकग्राउंड से, उनका कल्चर क्या है, उनकी लैंग्वेज क्या है। ठीक है, तो यही इसमें बात कही गई है कि जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उनके कक्षा में बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है। तो पहला है भाषाई व सांस्कृतिक, सांस्कृतिक व आर्थिक, या फिर आर्थिक व सामाजिक, या फिर सामाजिक व व्याकरणिक व्यवसायिक। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, यानी कि भाषाई व सांस्कृतिक जो है पृष्ठभूमि क्या है। क्योंकि अगर आपको ये पता होगा कि बच्चा किस कल्चर से आया हुआ है, कैसा उसका बैकग्राउंड रहा है, तो आप उस पर उस हिसाब से ध्यान दोगे। मान लीजिए अगर पिछड़ा बच्चा है, मान लीजिए वंचित पृष्ठभूमि से बच्चा आया हुआ है, जिसको ज्यादा रिसोर्स नहीं दिए गए हैं, बहुत ज्यादा अच्छा उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, तो अगर आपको पता है एज ए टीचर के रूप में, तो आप उसकी हेल्प करोगे, उसकी नीड के अनुसार आप उसकी आवश्यकताओं को पूरा करोगे। तो अगर टीचर जानता है कि बच्चे का बैकग्राउंड कैसा रहा है, उसका कल्चर कैसा है, तो उसको ध्यान देगा उस पर। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि हर जो टीचर है हर बच्चे के बारे में उसको पता होना चाहिए कि बच्चा किस बैकग्राउंड से, उसका कैसा कल्चर रहा है, कहाँ पे उसको दिक्कत हो रही है, कहाँ पे हमको उसकी नीड के अनुसार हमको उसकी हेल्प करनी है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन यही कहता है कि हर बच्चे को हमको इंक्लूड करना है, साथ ही साथ उसकी नीड के अनुसार उसकी हेल्प करनी है। तो अगर आपको पता होगा कि बच्चा किस बैकग्राउंड से है, बच्चे का क्या कल्चर है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, बच्चा किससे वंचित रह गया है, तभी जाके आप उसकी नीड के अनुसार हेल्प कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि टीचर को इतना पता होना चाहिए कि बच्चे की यानी लैंग्वेज क्या है, भाषाई क्या है, और साथ ही साथ उसका कल्चर क्या है। ठीक है, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चे का कल्चर क्या है और साथ ही साथ उसकी लैंग्वेज, यानी कि मान लीजिए आप इंग्लिश में बात करते जा रहे हो बट बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ बच्चे जो क्लासरूम में हैं उनकी मदर टंग क्या है, बच्चे किसमें कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कौन सी लैंग्वेज जो हम प्रयोग करें जो हर बच्चा इंक्लूड कर पाए। तो इसी वजह से क्या होता है, टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि क्लासरूम में ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करे जिसमें हर बच्चा इंक्लूड अपने आप को कर पाए। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बच्चा किस कल्चर से, साथ ही साथ कैसा उसका बैकग्राउंड रहा है और उसकी कौन सी भाषा है, सबके बारे में टीचर को पता होना चाहिए। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें बात कही गई है, 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखाया और चर्चा की। ऋषभ द्वारा जो है प्रयुक्त सामग्री है, कृत्रिम है, प्रमाणिक है, अनुपयोगी है, या फिर मनोरंजक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें आपका 2 ऑप्शन सही होगा, प्रमाणित है। क्योंकि प्रमाणित इस वजह से है क्योंकि जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी जो पोस्ट दिखाया गया, क्योंकि प्रमाणित वो होगा उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। जैसे कि आप होटल जब जाते हो तो आपको मेनू दिया जाता है, तो मेनू क्या है, प्रमाणित है कि आप जो मेनू में दिया गया है वो आपको वहां पे मिलेगा। ठीक है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है कि एक चीज दो चीजें ना भी मिले, बट पॉसिबिलिटी ज्यादा यही रहती है कि आपको वो जो मेनू में गिवन है वो आपको वहां पे मिलेगा, वो उपलब्ध होगा। तो अगर जो जल संरक्षण पर जो सरकार के द्वारा जारी किया गया पोस्टर दिखाया जा रहा है उस पर चर्चाएं भी हो रही हैं, तो क्या प्रमाणित है। ठीक है, तो ये आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे।
कविता शिक्षण के माध्यम से शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए, यानी कविता शिक्षण के जो समय पर टीचर को कैसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। तो पहला है जिनका एक ही उत्तर हो, या फिर जिनका उत्तर पुस्तक में दिया हो, या फिर जिनके उत्तर सरल हो, या फिर जिनके उत्तर भिन्न हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है इसमें आपका आंसर जो होने वाला है जिसका एक ही उत्तर हो या फिर जिसके उत्तर भिन्न हो। तो बात कही जा रही है कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन होगा, जिसका एक ही उत्तर हो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट होगी। अगर बहुत सारे उत्तर होंगे एक ही क्वेश्चन के तो बच्चे कंफ्यूज होंगे, और बच्चों को क्या है कंफ्यूज नहीं करना है, जो भी उनका कंफ्यूजन है वो क्लियर करना है। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है, यानी जो गद्य शिक्षण है उसमें क्या अपेक्षित नहीं किया गया है। तो इसमें आपका पहला है तार्किक शक्ति का विकास, या फिर अनुकरण क्षमता का विकास, या फिर भाषा की बारीकियां समझना, या फिर कल्पनाशीलता का विकास। तो बिल्कुल सही बात है। जो गद्य होता है, मान लीजिए जो पोयम होता है उसमें कल्पनाएं होती हैं, बहुत सारी कल्पनाएं करनी होती हैं। साथ ही साथ भाषा की बारीकियां, यानी भाषा की बारीकियां भी अगर आप समझेंगे तभी जाके उसका अर्थ निकाल पाएंगे, यानी तभी जाके जो लर्निंग है वो मीनिंगफुल हो पाएगी। अगर आप बारीकियां नहीं समझ पा रहे हैं भाषा की तो आप उसका अर्थ नहीं निकाल पाएंगे, यानी कि अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है। अनुकरण क्षमता का विकास, तो ये भी होता है, क्योंकि क्या होता है पोयम अगर आप क्लासरूम में आप पढ़ा रहे हो तो बच्चे पीछे से रिपीट कर रहे होते हैं, तो अनुकरण की जो क्षमता होती है वो भी डेवलप हो रही होती है गद्य के अनुसार। ठीक है। बट क्या पूछा गया है, अपेक्षित नहीं है, यानी कि कौन सा जो है इससे रिलेट नहीं कर पा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा फर्स्ट, यानी तार्किक क्षमता का विकास, क्योंकि इसमें तर्क वितर्क नहीं करना होता है। यानी अगर आपने पोयम पढ़ लिया तो सिंपली आपको इसी का आंसर देना है, जो भी आंसर निकलेगा, यानी जो भी इसका अर्थ निकल रहा है बस आपको वही अर्थ दे देना है, उसी वही अर्थ आपको बताना है। इसमें कुछ अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं लगाना होता है, तर्क वितर्क भी नहीं करना है, क्योंकि इसके निगेटिव पक्ष भी नहीं देखने, ना इसके पॉजिटिव पक्ष देखने। जो भी अर्थ निकल रहा है पोयम से आप वही अर्थ बताओगे, कल्पनाएं करोगे, साथ ही साथ बारीकियां यानी लैंग्वेज की बारीकियां अगर आप नहीं समझोगे तो उसका अर्थ निकालना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ अनुकरण का भी विकास होता है। तो थर्ड और आपका थर्ड और फोर्थ ये तो सही थे, बट हमको निगेटिव का आंसर निगेटिव देना था, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदित्व भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, यानी कि हिंदी जो भाषा है पाठ्य पुस्तक में क्या है हिंदी भाषाओं की रचनाओं को भी जो है स्थान देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है बच्चे हिंदुत्तर यानी कि बच्चे हिंदुत्तर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सके, या फिर बच्चे हिंदुत्तर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके, या फिर बच्चों को हिंदुत्तर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, या फिर बच्चे हिंदुत्तर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 15 है इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चे जो है हिंदुत्तर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आप उसमें इंक्लूड कर रहे हो तो बच्चे जो है उसकी विशेषताओं से परिचित होंगे, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें बात कही गई उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, यानी कि जो उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण है उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण क्या है, मतलब महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, या फिर हिंदी भाषा की प्रसिद्ध रचनाओं को जानना, या फिर हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्राकृति को पहचानना, या फिर हिंदी भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। तो बात जो कही जा रही उच्च प्राथमिक स्तर की बात हो रही है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 16 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी हिंदी भाषा की नियमबद्ध प्राकृत को पहचानना। अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर हो तो इसका मेन जो उद्देश्य होता है कि हिंदी के नियमबद्ध प्राकृत को आप समझो कि उसके क्या रूल हैं, क्या कायदे कानून है, कैसा व्याकरण में क्या रूल होते हैं। तो ये सब कुछ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि स्तर आपका बढ़ चुका है, अब आपको व्याकरण भी सीखनी है। तो व्याकरण सीखने के लिए क्या होता है नियमबद्ध बनना होता है, यानी हर चीज जो प्रोग्रेस, ये नहीं कि आप
कर्ता को क्रिया पे लगा दोगे, क्रिया को कर्ता पे कर दोगे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है थर्ड सही होगा, कंठस्थ आपको करना नहीं है। प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि आप प्रसिद्ध रचनाकारों को समझोगे। प्रसिद्ध रचनाओं को जानना ये भी नहीं, आपका बेस्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भाषण, परिचर्चा, संवाद बच्चों की डैश डैश क्षमता का विकास करने में सहायक है, यानी जो लेक्चर दिए जाते हैं, साथ ही साथ क्लासरूम में जो परिचर्चाएं होती हैं, संवाद होते हैं यानी डिस्कशन होता है, तो बच्चों की कौन सी क्षमता का विकास करने में सहायक हो रहे हैं? तो कल्पनाशीलता, अनुकरण, या फिर लिखित अभिव्यक्ति, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति। तो इसमें आपका आंसर जो है सही हो जाएगा 4 यानी मौखिक अभिव्यक्ति, क्योंकि आप लेक्चर जो दे रहा है तो उसमें मौखिक अभिव्यक्ति के ही माध्यम से होगा। क्लासरूम में चर्चाएं हो रही, डिस्कशन हो रहा, तभी मौखिक के द्वारा ही हो रहा है। तो बच्चे का मौखिक अभिव्यक्ति बेस्ट होगी, जो लेक्चर होगा, संवाद होगा, परिचर्चाएं होंगी, तो इसमें आपका मौखिक अभिव्यक्ति जो है वो बेस्ट होगा, इसमें जो है क्षमता विकसित होगी। यानी कि अगर मान लीजिए अगर क्लासरूम में डिस्कशन हो रहा है, संवाद हो रहे हैं, तो बच्चा बोलेगा, सामने वाले की बात सुनेगा, तो उसको बातचीत करने का तरीका जो है वो डेवलप होगा। सामने वाले की बात सुनने यानी पेशेंस रख के सामने वाले की बात भी सुनने को उसको, ये भी क्षमता जो है उसकी डेवलप होगी, तो उसका मौखिक अभिव्यक्ति जो है बेहतर होगा। वो खुद को भी अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, फिर धीरे धीरे वो अच्छे से करने लगेगा। वो 4 लोगों यानी क्लासरूम में अपने फ्रेंड के साथ सामने खड़े होकर के बोल रहा है आज, कल वो 10 लोगों के सामने बोलेगा, ऐसे 20 लोगों के सामने बोलेगा, फिर धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी मौखिक अभिव्यक्ति में सहायक होगा। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपका मच बेटर है, 4 ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है गद्य रचना को पद्य में रूपांतरित करना और पद्य को गद्य में रूपांतरित करना डैश में मदद करता है। तो आपका पहला भाषाई संरचनाओं पर अधिकार, या फिर भाषा व्याकरण पर अधिकार, या फिर साहित्य के सर्वोत्कृष्ट सृजन, या फिर आपका अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने पर। तो इसमें आपका आंसर जो है वो थर्ड सही होगा, यानी कि साहित्य के सर्वोत्कृष्ट जो है सृजन। ठीक है, इसमें क्या है मदद करेगा, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 8वीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व जो है देंगे? तो 8वीं क्लास की बात चल रही है और लैंग्वेज है हिंदी भाषा सिखाने की, तो कौन सी सामग्री जो है आप उसको सबसे ज्यादा अहमियत देंगे? तो पहला है व्याकरण की पुस्तक, या फिर पोस्टर, या फिर पाठ्य पुस्तक, या फिर साहित्य सामग्री। तो इसमें आपका आंसर जो है 4 सही होगा, यानी कि साहित्य सामग्री, क्योंकि जो है हिंदी भाषा सिखाने की बात हो रही है, तो अगर आप साहित्य सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, आप इसको ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, तो जो हिंदी भाषा है वो अच्छी होगी, उसमें बच्चा ग्रो करेगा, वो नई नई बातें भी सीखेगा। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है आप 6ठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे? यानी कि क्लास 6ठी का बच्चा है और हिंदी भाषा सीखने सिखाने की कौन सी इसमें पद्धति है जिसको आप जो है प्रमोट करेंगे, यानी जिसको आप समर्थन करेंगे? तो पहला है जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हैं, या फिर जिसमें बच्चे केवल लेखन कार्य करते हैं, या फिर जिसमें बच्चों को बोलने के अवसर मिलते हैं, या फिर जिसमें बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल ना पढ़नी हो। तो इसमें आपका आंसर जो है वो सही हो जाएगा फर्स्ट, क्योंकि जिसमें बच्चे परस्पर अंतःक्रिया करते हो। अगर बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट कर रहे हैं, तो उसमें क्या है उनकी लैंग्वेज भी अच्छे से डेवलप होगी, साथ ही साथ वो एक दूसरे की हेल्प भी करेंगे। एक बच्चा अगर नहीं समझ पा रहा है तो दूसरा बच्चा उसकी मदद कर रहा है, अगर दूसरा बच्चा नहीं समझ पा रहा तो तीसरा बच्चा उसकी मदद कर रहा है। जैसे कि क्लास में लाउड रीडिंग कराई जाती है खड़े होकर के, तो उसमें क्या होता है बच्चा पढ़ रहा होता है, अगर उसको कहीं पे मिस्टेक हुई या कहीं पे भूल गया तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प कर देता है। ठीक है, तो बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आ रहा होता है, क्योंकि आज वो क्लासरूम में खड़ा होकर के बोल रहा है, कल वो 10 लोगों के सामने बोलेगा, ऐसे 50 लोगों के सामने बोलेगा, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ेगा, और साथ ही साथ बच्चे जो हेल्प भी कर रहे होंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी बच्चे जो है परस्पर अंतःक्रिया करके माध्यम से अच्छे से सीखेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल लेखन क्षमता ये आपका नहीं होगा, बोलने के अवसर मिलने चाहिए, इससे भी नहीं होगा, क्योंकि बोलने के अवसर जो है इससे ज्यादा आपका बेस्ट जो ऑप्शन है फर्स्ट है, क्योंकि इसमें बोलने की यानी बोलने को भी आपको मिलेगा, सामने वाले की जो बात है वो भी आपको सुनने को मिलेंगी, तो बहुत सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है
अगला जो क्वेश्चन है इसमें बात कही गई है, अब हम लोग पेपर 2 के पेपर यानी कि पेपर 2 जो है उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी अभी तक जो था पेपर 1 के क्वेश्चन कर रहे थे, अब जो हम लोग करने वाले हैं पेपर 2 के। ये जो क्वेश्चन दिए गए आपके पैराग्राफ या पोएम से हैं तो इसको हमको नहीं करना है। पेडागोजी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग करने वाले हैं। तो इसमें बात कही गई है, अब भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और जो है सौदेश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावी है। यानी भाषा जो है उसको सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जो है, आप अगर उसको इंटरेस्टिंग वे में बनाना चाह रहे हो तो सबसे प्रभावशाली जो है कौन सी इसमें, यानी सबसे प्रभावशाली इसमें कौन सा आपका ऑप्शन होगा। तो पहला है कहानी कविता की पंक्तियां देखकर लिखना, या फिर टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, या फिर कक्षा के प्रिंट समृद्ध प्रवेश का उपयोग, या फिर पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। तो इसमें आंसर जो होने वाला है 36 का थर्ड ऑप्शन, यानी कक्षा के प्रिंट समृद्ध प्रवेश का उपयोग। अब जो कक्षा का प्रिंट समृद्ध प्रवेश है ये क्या है, हम लोग 1 मिनट में समझ लेते हैं। देखिए कक्षा का जो प्रिंट समृद्ध प्रवेश होता है जिसको कहते हैं बाला, आपने सुना होगा बाला का नाम, यानी बाला जो फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग जो होता है, इसका मतलब होता है प्रिंट समृद्ध प्रवेश। यानी कि जो क्लासरूम होती है 1 to 5 में आपने देखा होगा जो विद्यालय होते हैं, क्लासरूम को ऐसे प्रिंट किया जाता है, यानी दीवारों पर भी एक दीवार पे ABCD लिखा होगा, या फिर दूसरी दीवार पे छोटा बड़ा 1 2 टेबल वगैरह लिखे होंगे। यानी कि अगर बच्चा अपने इन्वायरमेंट में जिस तरफ भी देख रहा है, क्लासरूम में जिस तरफ भी वो देख रहा है तो कुछ ना कुछ सीख रहा है। अगर वो सीढ़ियों पे भी चढ़ रहा है तो उस पे भी लिखे होते हैं टेबल वगैरह, जिससे क्या है बच्चे अगर चढ़ भी रहे हैं तो 1 2 पढ़ते जा रहे हैं या फिर टेबल वगैरह सीखते जा रहे हैं। तो ऐसा इन्वायरमेंट बच्चे को दिया जा रहा होता है क्लासरूम में, विद्यालय में, कि वो जिस तरफ भी देखे उस तरफ से वो कुछ ना कुछ सीख रहा होता है। मान लीजिए अगर बैठा हुआ है वो सामने दीवार की तरफ देख रहा है तभी वो 1 2 देख रहा है, वो पढ़ रहा है। जो बच्चे ज्यादा चीजें देखेंगे वो सीखेंगे। ठीक है, तो इसी को कहते हैं प्रिंट समृद्ध प्रवेश। यानी 1 to 5 में विद्यालय जो होता है ऐसे ही डेकोरेट किया जाता है कि क्लासरूम को ऐसा बनाया जाए कि बच्चे अपने रियल लाइफ में जो चीजें देख रहे हैं और जो उनके लेवल की हैं वो दीवालों पे भी बना दिया जाता है, कि बच्चा अगर बैठा भी है फ्री भी बैठा है तो भी वो दीवालों की तरफ देख करके कुछ ना कुछ वो सीख रहा होता है। तो इसी को कहते हैं प्रिंट समृद्ध प्रवेश, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगर आप जो टीचिंग है उसको आप इंटरेस्टिंग वे में बनाना चाह रहे हो तो प्रिंट समृद्ध प्रवेश होना चाहिए, क्योंकि बच्चा अगर बोरियत भी महसूस नहीं करेगा उसमें, क्योंकि जो रंगीन चित्र बनाए होते हैं साथ ही साथ उनमें इंटरेस्टिंग वे में लिखा भी होता है तो बच्चा उसमें इंटरेस्ट ले रहा होता है। ठीक है, तो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 37 पे। उन विज्ञापनों को इकट्ठा कीजिए जो हाल ही के ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हैं, उनमें स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांट कर देखें कि हकीकत क्या है, यह प्रश्न है। यानी कि जो विज्ञापन दिए गए हैं तुरंत हाल ही में ठंडे पेय पदार्थों से जुड़े हुए हैं और साथ ही स्वास्थ्य और सफाई पर दिए गए ब्यौरों को छांटिए, यानी क्या है उस पर तर्क वितर्क आपको करना पड़ेगा, तभी जाके आप जो है रिजल्ट इसका दे पाएंगे। तो ये प्रश्न जो है वो कैसा है, बच्चों को ठंडे पेय पीने की प्रेरणा देता है, या फिर बाहर की दुनिया को अत्यधिक महत्व देता है, या फिर बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ता है, या फिर बच्चों के लिए बहुत जटिल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसमें आपका थर्ड ऑप्शन होगा, यानी कि बाहर की दुनिया और कक्षा को जोड़ रहा है। यानी जो क्लासरूम में एक्टिविटी हो रही है और साथ ही साथ जो बाहर की दुनिया, यानी विज्ञापन जो दिए जाते हैं, जो ऐड दिए जा रहे हैं, बात ये की जा रही है बच्चों से कि उसको आप समझें, उसके तर्क वितर्क करें, उसके निगेटिव पक्ष पॉजिटिव पक्ष सभी को समझें, फिर उस पर अपनी राय दें। यानी छांट करके क्या करना है, उसकी हकीकत क्या है वो आपको देखनी है। तो इस पे क्या करोगे, आप तर्क वितर्क करोगे, समझोगे कि जो विज्ञापन दिया जा रहा है, जो ऐड दिए जा रहे हैं, क्या सच है या फिर झूठ है, या फिर क्या है अपना ही मतलब पैसा कमाने का एक तरीका है। तो आप इसके निगेटिव पक्ष भी देखोगे, इसके पॉजिटिव पक्ष भी देखोगे, कितना ये सही है कितना ये गलत है, आप सारे पक्ष उसको देखोगे। तो ये जो है बाहर की दुनिया से भी जोड़ रहा है, साथ ही साथ क्लासरूम को भी आपको एक में जोड़ रहा है, यानी कि बाहर की दुनिया और कक्षा को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 38 पे। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, यानी प्राथमिक स्तर की बात चल रही है, तो इसमें सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होगा। पहला है समस्त हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, यानी जितने साहित्यकार हैं आप उनसे इंट्रोडक्शन करवाएंगे, या फिर समस्त आ हिंदी साहित्यकारों से परिचित कराना, या फिर व्याकरण के नियम सिखाना व प्रयोग करवाना, या फिर विभिन्न कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तियों से परिचित कराना। तो 38 जो है
फोर ऑप्शन होगा, यानी कि विभिन्न कार्य क्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तों से जो है आप परिचय करवाएंगे। क्योंकि अगर साहित्यकार से आप परिचित करवाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ साहित्यकार नहीं पूछे जाते, बहुत सारी चीजें जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर इंक्लूड होने लगती हैं। ठीक है, आपका थर्ड भी नहीं होगा, आपका सेकंड भी नहीं होगा, आपका फर्स्ट भी नहीं होगा। आंसर जो होगा आपका फोर होगा, क्योंकि कार्य क्षेत्र से जुड़ी प्रयुक्तों से आप क्या करेंगे, परिचित करवाएंगे। तो आपका फोर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 39 पे चलते हैं। हिंदी भाषा का आकलन करने के संदर्भ में वे प्रश्न अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं, यानी कि हिंदी भाषा का अगर आप असेसमेंट कर रहे हो तो कौन से प्रश्न है जो अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो पहला है जिनके उत्तर जटिल व शीघ्र, मतलब जिनके उत्तर जटिल व दीर्घ होते हैं, यानी कि काफी लॉन्ग होते हैं, काफी जो है टफ होते हैं। या फिर जिनके उत्तर जो है तथ्य शुद्ध होते हैं, यानी कि जो है फिक्स होते हैं। साथ ही साथ जो बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं, या फिर जो बच्चों को सुंदर लेख के लिए प्रेरित करते हैं। तो 39 जो है इसमें आंसर होगा आपका थर्ड, यानी कि जो बच्चे की कल्पना सृजनशीलता को बढ़ावा देते हैं। तो ये क्या है, क्वेश्चन अपेक्षाकृत बेहतर होंगे, क्योंकि इससे क्या है असेसमेंट आपका हो जाएगा। अगर आप किसी बच्चे से कोई टॉपिक से रिलेटेड अगर आपने पूछा है तो अगर वो आंसर दे पा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ अगर आप क्लोज नहीं ओपन एंडेड अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो बच्चा उसमें कल्पना भी करेगा, कुछ उसमें क्रिएट भी करने की कोशिश करेगा, कुछ उसमें अपना अनुभव भी ऐड करेगा, कुछ उससे सीखेगा, कुछ उसके तर्क वितर्क होंगे। तो उसमें बहुत सारी एक्टिविटियां हो रही होंगी। ओपन एंडेड क्वेश्चन इसीलिए पूछे जाते हैं कि बच्चे का जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ उससे असेसमेंट भी आपका हो जाता है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, यानी कि बच्चों की कल्पना सृजनशीलता को जो है बढ़ावा देगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला, मैंने तो उसे नहीं देखा, क्या वह पहेली खिलौने की बेचा करता था। एक पाठ का यह अंश पढ़ने के दौरान डैश डैश के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी जो ये पूछा गया पहेली के अनुसार, तो ये विशिष्ट संदर्भ में क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है। आपका पहला ऑप्शन है अनुतान, या फिर लिखने, उच्चारण, या फिर अवबोध। तो इसमें आपका आंसर जो होगा, यानी कि फोर ऑप्शन होगा अवबोध। ठीक है, अवबोध के विशिष्ट संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। तो इसमें आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है 41। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से कौन सा प्रश्न जो है सर्वाधिक प्रभावी है। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर की बात जो हो रही है सृजनात्मक अभिव्यक्ति की दृष्टि से। तो पहला है लेखन खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, या फिर लेखक जो है खान पान के बदलाव में मतलब खान पान में बदलाव को लेकर चिंतित क्यों है, या फिर घर में बातचीत करके घर में बनने वाले जो है पकवानों के बनने की प्रक्रिया बताएं, या फिर खान पान के मामले में स्थायित्व का क्या अर्थ है, या फिर खान पान में बदलाव के कौन से जो है फायदे हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यानी जो बात कही जा रही सृजनात्मक अभिव्यक्ति की, यानी बच्चा क्रिएट करेगा कुछ, यानी नया करने की कोशिश करेगा। तो इसमें आपका जो है 41, इसमें आपका फोर ऑप्शन होगा, यानी खान पान में बदलाव के कौन से फायदे हैं। ठीक है, यानी कि इसमें आपका जो है फोर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके फायदे क्या है, तो बच्चा इसके फायदे जो है बताएगा। तो इसमें आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑफिशियल आंसर की में आपका फोर आंसर गिवन है, तो आपका फोर ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो है लेखन खान पान में बदलाव को लेकर क्यों चिंतित है, तो इसमें आपका उसका फिक्स आंसर होगा, ये नहीं होकर के मतलब फोर ही होगा। क्योंकि अगर क्यों चिंतित है, वो जिस वजह से भी चिंतित है अपना बता देगा, इसमें वो क्या है तर्क वितर्क करना नहीं पड़ेगा। बट फोर ऑप्शन आपका मच बेटर है, फोर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर जो है का मुख्य आधार है। यानी जो लैंग्वेज होती है वो जो लर्निंग की जाती है, साथ ही साथ जो अर्जित की जाती है यानी अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर की जाती है, उसमें क्या डिफरेंस है। तो पहला है भाषा का परिवेश, या फिर भाषा की प्राकृत, या फिर भाषा की जटिलता, या फिर भाषा का सौंदर्य। तो इसमें आंसर जो होगा फर्स्ट, यानी कि भाषा का परिवेश। क्योंकि भाषा का परिवेश ही जो होता है मुख्य आधार होता है, मुख्य अंतर भी होता है। क्योंकि आप इन्वायरमेंट के माध्यम से अपने लैंग्वेज को एक्वायर कर रहे होते हो अपने घर में, बट अगर आप वहीं विद्यालय चले जाते हो, कहीं बाहर चले गए, या फिर कोई कॉलेज में अटेंड किया, फिर ट्यूशन अटेंड किया, तो उसमें आप लर्निंग कर रहे होते हो। तो इन्वायरमेंट जो होता है यानी परिवेश जो होता है वही मेन आधार होता है, वही अंतर होता है।
क्योंकि लर्निंग जो होती है वो फिक्स होती है, टाइम का पाबंद होता है। मान लीजिए अगर आप स्कूल भी जा रहे हो तो उसका फिक्स टाइम है, बट अगर आप लर्न जो भाषा है, लैंग्वेज जो एक्वायर कर रहे हो तो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि आप घर पे बैठ करके बोल रहे हो कि हाँ आज लैंग्वेज जो है ये सीखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फिक्स टाइम नहीं होता है। आप खेल के माध्यम से भी सीख रहे होते हो, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो उसके भी माध्यम से सीख रहे हो, आप कुछ भी A to Z जो घर में कर रहे हो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो। तो लैंग्वेज जो होती है हम जो हम एक्वायर करते हैं वो इन्वायरमेंट से स्वाभाविक रूप से हम एक्वायर कर लेते हैं, लेकिन जो हम सीख रहे होते हैं, जो हम लर्निंग कर रहे होते हैं वो टाइम फिक्स होता है। क्या वो अनौपचारिक रूप से ना होकर के औपचारिक रूप से सीखा जाता है, ठीक है, टाइम का पाबंद होता है इसमें। तो इसमें आपका जो मेन जो है आधार होता है वो क्या है, आपका परिवेश ही होता है, यानी इन्वायरमेंट ही होता है कि जो लर्निंग होती है विद्यालय के दौरान होती है और जो आपका अर्जन होता है वो आप घर में नॉर्मल तरीके से अर्जित कर लेते हो। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, यानी मेन आधार क्या है, परिवेश का ही अंतर पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, दीप्ति ने 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोजकर सुनने के लिए कहा, इसका मुख्य कारण है। तो पहला है यानी कि समान भाव जो है एक ही जैसे जो जिसमें फीलिंग आए। अगला है बच्चों का मनोरंजन करने का निर्वाह, या फिर बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना, या फिर बच्चों को समान भाव का अर्थ समझाना, या फिर बच्चों की श्रवण प्रक्रिया का आकलन करना। तो 43 जो है इसमें 2 ऑप्शन होगा, यानी बच्चों के बोध स्तर का आकलन करना। क्योंकि अगर आप कह रहे हो बच्चे से, यानी कि 8वीं कक्षा के बच्चों को समान भाव वाली कविता खोज कर सुनाने के लिए, तो इसका मुख्य जो रीजन होगा यानी बच्चों के बोध स्तर का आप आकलन करेंगे। तो इसमें आपका जो है सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 जो है भाषा को बच्चे के डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो पहला है व्यवसाय, भाषा, असीमता, या फिर व्यक्तित्व। तो बात जो कही जा रही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 भाषा को बच्चे डैश डैश का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। तो कौन सा आपका होगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो होने वाला है 44 का 4 ऑप्शन दिया गया है आपके ऑफिशियल आंसर की, यानी व्यक्तित्व को, क्योंकि व्यक्तित्व का सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। ये आपका ऑप्शन ना होकर के सॉरी आपका ऑप्शन 2 होगा, क्योंकि भाषा को जो है सबसे समृद्ध संसाधन मानती है। क्योंकि क्या है एनसीएफ भी आपका जोर देता है 1 to 5 में तो कंपलसरी है कि क्या बच्चे की मदर टंग में हमको उसकी लर्निंग करवानी है, ठीक है, लेकिन 6 to 8 में भी बात होती है कि बच्चे की जो मदर टंग में ही लर्निंग होनी चाहिए। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो नहीं समृद्ध संसाधन होता है वो क्या है, आपका लैंग्वेज ही है। क्योंकि लैंग्वेज के ही माध्यम से आप अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हो, सामने वाले की बात सुन पाते हो, या कुछ भी दुनिया में A to Z अगर आप सीख रहे हो तो लैंग्वेज के ही माध्यम से सीख रहे होते हो। वो मौखिक भी हो सकता है, वो लिखित भी हो सकता है, जैसे कि आप चैट करते हो तो लिखित भी है, अगर आप कुछ सीख रहे हो तो मौखिक भी सीख रहे होते हो। तो किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरीके से हो सकती है, लेकिन जो आप कुछ सीख रहे हो तो किसी ना किसी लैंग्वेज में ही सीख रहे होगे। तो इसमें आपका जो आंसर होगा 2 ऑप्शन सही होगा, यानी कि भाषा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 45 पे। 45 है, इनमें से कौन सा शब्द जो है शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। आपका पहला है सिलसिला, सीरत, या फिर सिमत, या फिर सिर जो है सिरजती। तो 45 जो है इसमें आपका आंसर जो है कोई भी नहीं दिया गया है, यानी ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर जो है मेंशन नहीं किया गया है। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा इसका जो है आंसर क्या होगा, क्योंकि इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा। तो इसमें जो है ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर गिवन नहीं है। तो आप लोग अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग कमेंट में इसका जो है आंसर बताइएगा। बाकी इसका आंसर जो है हम कमेंट में आप लोगों को बता देंगे, अगर आप लोगों को पता तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 46 पे। 46 है, कक्षा में कविता शिक्षण के दौरान डैश डैश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि कक्षा में अगर आप कविता शिक्षण करवा रहे हो तो उसके दौरान सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भिन्न भिन्न समास, या फिर भिन्न भिन्न छंद, या फिर भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग, या फिर भिन्न भिन्न भाव भूमि। तो क्वेश्चन नंबर जो 46 है इसमें आपका आंसर होगा यानी भिन्न भिन्न शब्द प्रयोग होगा, या फिर भिन्न भिन्न भाव भूमि होगा। तो इसमें आपका आंसर जो 4 होगा, यानी क्योंकि क्लासरूम में आप कविता शिक्षण करवा रहे हो तो कविता शिक्षण में ये जरूरी नहीं कि सभी जगह जो है एक ही फीलिंग होगी, भाव जो है वो अलग होंगे। कभी आप जो क्रोध वाले फीलिंग्स आएगी उसमें, कभी होगा नॉर्मल होगा, कभी जो है ममता भरी होगी।
तो जो फीलिंग हो यानी जो इमोशन होते हैं उसमें कविता में थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहे होते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही होगा, यानी सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होता है उसकी जो भावनाएं होती हैं पोयम की वही होती हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 47 पे। भाषा स्वयं में एक डैश डैश व्यवस्था है, नियमबद्ध है, तार्किक है, सरल है या फिर जटिल है। तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसमें आपका होगा यानी कि नियमबद्ध है या फिर तार्किक है, सरल है या फिर जटिल है। तो भाषा स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध है। यानी अगर आप सीख रहे हो तो ये तो नहीं पहले कि आप वर्णमाला ना सीख करके सीधे लिखना सीख रहे हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पहले आप स्वनिम सीखते हो, फिर वर्ड सीखते हो, फिर शब्द बनाना सीख रहे हो, तो फिर वाक्य बनाना सीखते हो। तो क्या होता है, एक नियमबद्ध है, एक नियम का यानी नियम का जो है एक प्रोसेस के अनुसार जो है ये लर्निंग हो रही होती है। यानी भाषा जो है स्वयं में क्या है, एक नियमबद्ध है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। ये तो नहीं हुआ होगा कभी कि आपको छोटा बड़ा ना आ रहा होता, वर्ड का ज्ञान आपको ना हुआ हो, आप पूरा वाक्य जो है सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर चुके हो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। पहले आप वर्ड सीखते हो कि हाँ छोटा है, बड़ा है, मतलब छोटा है, मतलब का है, खा है, गा है, पहले पढ़ते हो। पहले वर्णमाला का ज्ञान होता है, उसके बाद आप शब्द सीखते हो, फिर वाक्य बनाना सीख रहे हो, तो फिर ऐसे करके जो प्रोसेस ये चलता है, यानी क्या है, नियमबद्ध होता है। 48 है, नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आपका मौन पठन है, संवाद उदयगी है, या फिर उच्चारणगत शुद्धता है, या फिर नाटक के शास्त्रीय तत्व हैं। तो 48 जो है इसमें आपका आंसर होने वाला है, यानी नाटक और एकांकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यानी अगर हम नाटक पढ़ा रहे हो तो साथ ही साथ एकांकी पढ़ा रहे हो तो उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण आपका कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें आपका जो आंसर होने वाला है यानी संवाद आगाही है, अदागई है, या फिर उच्चारण की शुद्धता है। तो बात जो कही जा रही नाटक और एकांकी की, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही होगा, यानी संवाद उदायगी होगा। क्योंकि अगर आप मतलब नाटक भी कर रहे हो तो भी इसमें संवाद यानी डिस्कशन आपका होगा, एकांकी के माध्यम से भी आप डिस्कस कर रहे हो, समझ रहे हो बातों को। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है 49। कक्षा 8 के लिए साहित्य का चयन करते समय आप किस तत्व को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो आपका रहस्य, रोचक, रोमांच, या फिर पशु पक्षी, या फिर परिकथा, या फिर राजा और रानी। तो बात कही जा रही साहित्य का चयन करते समय कौन सा तत्व जो है महत्व होगा। तो इसमें आपका जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन होगा, यानी रहस्य जो है रोचमान, यानी कि रहस्य जो है आपका रोमांच होगा। क्योंकि बात कही जा रही साहित्य की तो आपको पता होना चाहिए, यानी उसमें इंटरेस्ट होगा, उसमें रहस्य छुपे होंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। सबसे महत्व किसको आप देंगे, रहस्य और रोमांच को महत्व देंगे। अगला है, लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। यानी कि कक्षा 7 की बात हो रही है, हिंदी भाषा का आकलन करना है तो उसमें सबसे कम जो है प्रभाव किसका रहेगा, बातचीत का, श्रुतलेख, या फिर प्रश्न निर्माण, या फिर अवलोकन। तो सबसे कम प्रभावी जो होगा आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी श्रुतलेख। यानी सुना और आपने लिख दिया तो उसमें क्या है, आपने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, कुछ भी आपने नहीं किया। जहां पे अनुलेख आ जाए, जहां पे श्रुतलेख आ जाए, तो ये क्या है, सबसे कम प्रभावी होते हैं। यानी कि ब्लैक बोर्ड पे टीचर ने लिख दिया, आपने क्या किया, आपने नोट कॉपी पे नोट डाउन कर लिया, तो उसमें क्या हुआ, आपने कोई तर्क वितर्क नहीं किया। तो इसमें आप बच्चा जो होता है निष्क्रिय रूप से सीख रहा होता है, टीचर जो है वो एक्टिव होता है, और बच्चा क्या है, निष्क्रिय रूप से खाली नोट डाउन कर रहा होता है। तो आकलन के दौरान इसका प्रभाव जो है सबसे कम पड़ता है। और साथ ही साथ आपका श्रुत लेख है, ये भी इसी के अंतर्गत जाता है। क्योंकि अगर टीचर बोल रहा है तो आप क्या कर रहे हो, सिर्फ नोट डाउन कर रहे हो, उसमें कोई अपना तर्क वितर्क नहीं कर रहे होते हो। तो इस वजह से इसमें भी बच्चा क्या है, निष्क्रिय होता है, यानी सुन तो रहा होता है बट उसमें तर्क वितर्क नहीं कर रहा होता। जो भी टीचर बोल रहा है वो बच्चा खाली क्या कर रहा है, नोट डाउन कर रहा है। तो इसमें सबसे कम प्रभावी जो होगा आपका 2 ऑप्शन होगा, यानी श्रुत लेख जो है इसके माध्यम से आप आकलन नहीं कर सकते कि बच्चे का ग्रो कितना हुआ है, बच्चे को कहाँ पे दिक्कत आई हुई है, बच्चे को कहाँ पे प्रॉब्लम है, बच्चे का कितना डेवलपमेंट हो पाया है। ठीक है, बाकी बातचीत करने से आपको पता चलेगा, प्रश्न का निर्माण यानी अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उससे भी पता चलेगा, अवलोकन से भी आपको पता चलेगा, बट श्रुत लेख से आपको कुछ भी पता नहीं चलने वाला है। तो इसमें आपका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। 30 क्वेश्चन थे, ये पेपर 1 के थे और पेपर 2 के भी थे। ठीक है, तो ये डाउट मत रखना, क्योंकि पेपर 1 वाले अगर आप हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और पेपर 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हिंदी पैडागोजी जो होती है वो सेम होती है, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 हो।
क्वेश्चन जो आपको पेपर 1 में देखने को मिलते हैं वही आपको पेपर 2 में भी देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट, चाहे आप लैंग्वेज 1 में हिंदी लिए हो या फिर लैंग्वेज 2 में हिंदी लिए हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पैडागोजी को सेम पूछे जाते हैं, चाहे आपका लैंग्वेज 1 हो या फिर लैंग्वेज 2 हो। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन थे, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। लास्ट में अपना स्कोर जरूर मेंशन करिएगा कि कितना आपका स्कोर हो पा रहा है, कितने आपने अटेंड किए और कितने आपके सही हो पा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2, दोनों के लिए हेल्प करने वाली है ये क्लास, क्योंकि इसमें क्वेश्चन जो है पेपर 1 के भी हैं और पेपर 2 के भी हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ 5 बजे वाली क्लास भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इसमें हम लोग प्रीवियस के क्वेश्चन करना स्टार्ट कर चुके हैं। एसएसटी, अगर आप एसएसटी से पेपर 2 क्वालिफाई करना चाह रहे हैं, एसएसटी से फॉर्म फिलअप किया है, तो 5 बजे की क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आपका पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्वालिफाई हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा एंड अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना जो भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। डेली 3 बजे क्लास मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा, आपका अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।